बहुत शुक्रिया नेशनल प्रेस क्लब का भी और सहाफ़ी दोस्तों का भी कि अपने साथी शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की आज तीसरी बरसी के मौके पे ये महफ़िल आपने मुनक़्क़िद की है। और ख़ास तौर पे मैं कुछ हमारे सियासी कायदीन भी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया कि वो आज यहाँ पे एक अजीम बड़े बहादुर सहाफ़ी को याद करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। अरशद शरीफ और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सहाफ़त से भी पहले का है और हमारे जो फैमिलीज़ थी, अरशद शरीफ के फ़ादर नेवी में थे, मेरे फ़ादर आर्मी में थे, तो बहुत पुराना एक आपस में भी ताल्लुक़ था। हम उस वक्त बहुत छोटे थे शायद, जब हमारे पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। सो ही वॉज़ अ फैमिली फ्रेंड। और उसके बाद जब मैं सहाफ़त में आया और अरशद भी, तो उस वक्त भी हमारी फैमिलीज़ के आपस में बहुत करीबी राब्ते और ताल्लुक़ रहे। वालिद साहब के साथ और अपनी वालदा के साथ कई बार अरशद के से घर पे मुलाकात हुई, कई बार अरशद शरीफ और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमारे घर भी आए। उस वक्त हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। और उसके बाद सहाफ़त के अंदर ऑब्वियसली अरशद शरीफ एक बड़े निडर, बेबाक और ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनके साथ मिलकर भी काम करने का मौका मिला। डॉन में, जब डॉन न्यूज़ में, बल्कि डॉन से पहले रॉयटर्स में जब अरशद शरीफ काम कर रहे थे एज ए कंट्री रिप्रेजेंटेटिव, तो उस वक्त अरशद शरीफ ने जब रॉयटर्स छोड़ा तो मैंने रॉयटर्स को ज्वाइन किया और बेसिकली अरशद शरीफ से ही मुझे रॉयटर्स के अंदर इस नई अपॉर्चुनिटी का मालूम हुआ और वहाँ पे फिर रॉयटर्स में मैंने 1 साल काम किया। अरशद शरीफ ने डॉन न्यूज़ को ज्वाइन किया और बाद में फिर जब अरशद शरीफ डॉन न्यूज़ में ही था और मुबश्शिर ज़ैदी हमारे सीनियर कोलीग थे, तो रॉयटर्स से मैं फिर डॉन न्यूज़, जब वो इंग्लिश का चैनल था, उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। सब्सिक्वेंटली अरशद शरीफ हमारे ब्यूरो चीफ़ थे और मैं उनके साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ़ के तौर पे काफ़ी अर्सा काम करता रहा। और अरशद के साथ काम करना एक, मैं समझता हूँ, बड़े ऑनर की बात थी। बड़ा मुश्किल भी था कभी कभी, मगर ऑब्वियसली जो अरशद शरीफ की बतौर ब्यूरो चीफ़ ज़िम्मेदारियाँ थीं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने में मैंने बड़ा भरपूर साथ दिया अरशद का, और अरशद ने भी। और डॉन न्यूज़ के अंदर ये वो वक्त था 2008 का, जब पीपल्स पार्टी की नई नई हुकूमत आई थी, जनरल मुशर्रफ जा चुके थे। उस वक्त ऐसी ऐसी खबरें चलती थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से, जिसका आजकल आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अरशद शरीफ हमारे ब्यूरो चीफ थे। इसकी बहुत सी मिसालें भी हम दे सकते हैं कि डॉन के अंदर एक सवात के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ फ़ौज का, तो ISPR की तरफ से एक तस्वीर जारी हुई जिसमें जनरल कियानी साहब अपने कुछ साथियों के हमरा हेलीकॉप्टर से उतर के चल रहे थे और हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद था और उस तस्वीर के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर से उतर के उस उड़ते फ़ज़ा में बुलंद हेलीकॉप्टर के सामने चल के जा रहे थे। तो मुझे यही शक हुआ कि तस्वीर तो जाली है और उसको फ़ोटोशॉप किया गया है। और वो उस बात की तस्दीक फिर कुछ इंटरनेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स के साथ इंटरव्यू में भी हुई, डॉन के हमारे अखबार के तनवीर शहजाद साहब से इंटरव्यू में हुई, और अरशद शरीफ ने इस हवाले से मेरा भरपूर साथ दिया। वो ख़बर चली, हमने उस वक्त के DGSPR जनरल अतर अब्बास के साथ उनका मौक़िफ़ भी लिया। वो मुसर थे कि ये तस्वीर असली है, मगर अरशद शरीफ ने स्टैंड लिया और वो ख़बर भी चलाई। फिर ऐसी खबरें भी थी, एक ISI के हवाले से उनके पड़ोस में कुछ जो लोग रहते थे उनको काफ़ी हरासा किया जाता था कि शाम के वक्त वो घर से बाहर ना निकलें। तो वो भी एक वक्त था कि जब हम डॉन न्यूज़ इंग्लिश में खड़े होके अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के बारे में एज लाइव कर रहे थे कि ये लोग पड़ोस में जो है इनसे बड़े तंग हैं और बड़े हरासा किया जाता है इनको। और वो भी अरशद शरीफ ने 2 दिन वो ख़बर, एक दिन आमतौर पे चलती थी, उन्होंने 2 दिन चलाई।
پھر ایک نیول چیف کی اسی طرح کی خبر تھی، افضل طاہر صاحب تھے اس وقت، زمینوں کا مسئلہ تھا، سرونگ نیول چیف، وہ خبریں بھی اسی. تو ارشد شریف نے ہمیشہ بڑا سٹینڈ لیا اور بہت سپورٹ کیا. اور اس کے بعد جب صحافیوں کے حوالے سے ایک پروگرام میں نے شروع کیا ڈان نیوز کے اندر اپنا گریبان کے حوالے سے، تو اس میں ہمارے بہت سارے صحافی دوست بھی تھے، کچھ بہت قریبی بھی تھے، اور اس کے اوپر ہمارے اختلافات بھی کافی ہوئے. اور مگر ایک بات تھی کہ ارشد شریف آپ کو سنتا تھا، آپ سے بحث بھی کرتا تھا اور پھر خود ڈیسیژن لیتا تھا. وہ ایک ایسا صحافی یا بیورو چیف نہیں تھا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی سے پوچھ کے کوئی کام کرتا ہو یا کوئی ایڈیٹوریل ڈیسیژن لیتا ہو. تو اس حوالے سے مجھے بڑا فخر رہا ارشد پہ بھی. اور ڈان کے اندر جب ارشد شریف چھوڑ کے ہمیں چلے گئے، ڈان کے اندر مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ان کی، اور اس کے بعد کچھ وہ پروگرام صحافی کی وجہ سے بھی، اپنا گریبان کی وجہ سے بھی ہماری کچھ دوریاں ہوئی ارشد کے ساتھ. مگر اس کے باوجود بھی ہی واز اے جینٹلمین. ہم جس جگہ بھی بطور صحافی ملتے تھے تو ایک دوست کی طرح، ایک جینٹلمین کی طرح ملتے تھے. گو کہ وہ پہلے والی شاید وہ تعلق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایک لحاظ اور رکھ رکھاؤ ہمیشہ ہم دونوں کے بیچ رہا ہے. آخر میں مجھے جو یاد پڑتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ارشد شریف مختلف مقدمات کے سلسلے میں آتے رہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اس وقت ہم جیسے صحافیوں کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان ان کے ساتھی جو قریبی دوست ہیں یا صحافی ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی جو حکومت تھی، حکومت تو مجھے کہنا چاہیے ان کی بھی تھی، اور عمران خان کا بھی دور تھا، تو اس وقت بہت بڑی تعداد صحافیوں کی ایسی تھی کہ جس نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک امبیڈڈ جرنلزم کا رول پلے کیا. مگر اس دوران بھی اور کچھ عرصہ بیچ میں جب گزرا تو میں نے دیکھا کہ ارشد شریف نے بھی اس حوالے سے ایک دن ایک نئی سمت اختیار کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس نے اپنے کھل کر تحفظات کا اظہار بھی کیا. مگر جب وہ ان کے اوپر کیسز بنے، اور بعد میں جو مجھے پتہ چلا ان میں سے ایک کیس میں جو ذکر تھا وہ میرے اس انٹرویو کا بھی تھا جو ارشد شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے دیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی سوال وہی اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے تھا. مگر مجھے اب بھی میں وہ انٹرویو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ارشد شریف معذرت کے ساتھ کوئی سیاستدان نہیں تھا کہ جو نپے تلے الفاظ میں بین السطور بات کرتا. اس نے اس وقت بھی کھل کے یہ بات کی کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں میر جعفر اور میر صادق کا کردار کون ادا کر رہا ہے. یہ بڑی سخت باتیں تھیں، اور یہ سخت باتیں وہ تھیں جو ارشد شریف پہلے بھی کہتا رہا ہے، اور ہم اس کے بیورو چیف ہوتے ہوئے یہ باتیں ڈان نیوز پہ بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ وہ باتیں تھیں بنیادی طور پہ کہ جس کے بعد میں سمجھتا ہوں ارشد شریف جو ہے وہ نشانے پر آئے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے انہیں باہر جانے پر بظاہر کمپیل کیا گیا، ایسے حالات بنائے گئے کہ جس میں ارشد شریف نے سمجھا کہ ان کی جان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. اب وہ کون سے حالات تھے، کیا حالات تھے، اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ وہ آلریڈی پبلک ہو چکی ہے، وہ لیک ہو گئی ہے یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، اور اس میں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری اہلکاروں کے نام بھی ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف پہ مقدمے بھی بنے، اور جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. افسوس اس بات کا ہے کہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ہوتے ہوئے بھی ہماری سپریم کورٹ، ہماری جو وفاقی حکومت ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کے باوجود بھی کم از کم اس حد تک بھی وہ مزید تحقیقات نہیں کر سکی کہ کون لوگ تھے، کون سے کردار تھے، وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا. اور جب یہ حادثہ ہو گیا کینیا میں تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ حکمران جماعتیں ہیں، جو سیاستدان ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل ہونے کے اوپر
यूनाइटेड नेशन से भी इंक्वायरी करवाई, स्कॉटलैंड यार्ड से भी इंक्वायरी करवाई, मगर इतने बड़े इतने सीनियर और अजीम सहाफ़ी की शहादत के ऊपर इन सब के मुंह को ताला लग गया। और ये वो हुकूमत है कि जिसका वज़ीर इत्तलात दुनिया जहां की बातें करता है, जिसका वज़ीर आज़म दुनिया जहां को जाके सलूट मारता है, मगर जब बात पाकिस्तान के अरशद शरीफ जैसे एक अजीम सहाफ़ी की शहादत की आती है तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। होना तो ये चाहिए था कि और कुछ नहीं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कम से कम अरशद शरीफ की तीसरी बरसी के मौके पे कोई बयान जारी करते, कोई प्रेस रिलीज़ जारी करते, कोई इयादा करते कि उनकी हुकूमत अरशद शरीफ के कातलों तक पहुँचने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, मगर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और जब कोई हुकूमत किसी सहाफ़ी की शहादत पे खामोश होती है तो वो मुलव्वस होती है और इसीलिए वो तहकीकात भी नहीं कर पाती। मैं आखिर में ये भी मानता हूँ कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो अदलिया है, वो अदलिया भी बिल्कुल एक आलाकार बन चुकी है। और ये आलाकार कोई आज की बात नहीं, वो आलाकार उस वक्त से जब से पाकिस्तान बना है तो ये अदलिया आलाकार बनती रही है। अब हमारी तारीख़ बदकिस्मती से याहिया से लेके याहिया पे ख़त्म होती है और इसी तरह मुनीर से लेके मुनीर पे ख़त्म होती है, और इसके दरमियान जो कुछ भी होता रहा है आज भी वो सब जारी और सारी है। और आज भी हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के मामले पे केस पेंडिंग है और हमारे जो जजेस हैं वो अभी तक इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पा रहे कि जो सो मोटो केसेस हैं उनकी समाअत कौन करेगा। गो के 26वीं आईनी तरमीम में ये लिखा जा चुका है कि आईनी बेंच ये तमाम इन केसों की समाअत करेगा, मगर फिर कब करेगा, कौन करेगा, कहाँ हैं वो जजेस जो मीडिया और में अपने आप को नुमायां करने के लिए आधी आधी रात को सो मोटो लेते थे, कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे, रिमार्क्स देते थे, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे रखा, कितने वो सारे चीफ जस्टिस साहिबान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्यों नहीं वो अरशद शरीफ का केस को टेकअप करते। और ये मामला ना तो अरशद शरीफ के कत्ल से शुरू हुआ और ना ही ये मामला अरशद शरीफ के कत्ल पे ख़त्म होगा। हामिद मीर साहब हमारे साथ बैठे हैं। अब ज़ाहिर बात है कि सहाफ़ी आम तौर पे ना तो ख़ुद ख़बर बनना चाहता है ना वो अपनी ख़बर बनाता है। मीर साहब तो ये बात नहीं करते, मगर क्या हम ये नहीं जानते कि जो कुछ हामिद मीर साहब के साथ 2014 में हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने जिस बुज़दिली का मुज़ाहरा किया और इतनी लंबे चौड़े कमीशन बन गया सुप्रीम कोर्ट का और इंक्वायरियाँ हुई, हम जैसों ने भी जाके अपने बयानात रिकॉर्ड कराए, उसका क्या नतीजा निकला? ज़ीरो। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली अपनी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले एक सरीना होटल में एक डिनर पे मैंने उनसे पूछा कि सर आप कब हामिद मीर कमीशन की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे आमने सामने हम बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने उनसे बल्कि ये भी कहा कि हम सब सहाफ़ी बड़े एंक्शसली आपकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर इन्हिसार होगा पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी का। तो उन्होंने एक जुमला कहा जिसने पाकिस्तान की सारी तारीख़ का अहाता कर दिया, और वह जुमला था कि मतिउल्लाह दिस इज़ पाकिस्तान, आप नहीं जानते। और ये वो चीफ जस्टिस है जो इस कौम के ख़जाने से तनख्वाहें लेके ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता रहा है और जाते हुए कहता है कि दिस इज़ पाकिस्तान। क्या मीर साहब को इंसाफ मिल गया? मैं कहता हूँ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ही हो जाती। इसके अलावा बहुत से मामलात हैं, मैं अपनी बात नहीं करना चाह रहा, मगर इतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो मनशियात और दहशत गर्दी का जाली केस मेरे पे बनाया गया था और जिसको हम उसको बड़ा लाइटली ले रहे थे, कल से उसका बाकायदा ये शहबाज शरीफ की हुकूमत ट्रायल शुरू कर रही है और कल इंशाल्लाह सुबह 8:30 बजे उसकी मेरी हाज़िरी है। लेकिन अच्छा है, अगर किसी ने दलाइल का, शवाहिद का, सबूतों का, गवाहों का और जिरा का मौका दिया तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ था। आखिर में मैं अपने साथी अरशद शरीफ शहीद के लिए
دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی جو اہل خانہ ہیں جویریہ ہیں اور دیگر جو اہل خانہ ہیں ان کو بھی صبر اور ہمت دیں اور استقلال دیں۔ اور میری صرف یہ آخر میں ریکویسٹ ہے اپنی میڈیا کے صحافیوں سے اور تنظیموں سے کہ یہ تقریبات جو ہیں ایسے واقعات پر کافی نہیں ہوتی، اس سے تھوڑا سا ہمیں آگے بھی آنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمت دکھانی پڑے گی اور بہت کچھ بدلنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے تھوڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے کسی صحافی کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ اگر ارشد شریف کو انصاف مل جاتا تو شاید بعد میں وہ بہت سارے واقعات نہ ہوتے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بشمول اس پریس کلب کے اوپر حملے کے۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے، یہاں پہ ہمارے بڑے سینئر لیڈران بھی بیٹھے ہیں، کہ عملی طور پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت ہے، جو سول سوسائٹی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مل کے کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی بنانی چاہیے کہ آئندہ نہ تو صحافیوں کے ساتھ اور نہ سیاستدانوں کے ساتھ وہ کام ہو جو کہ پاکستان کی ایک گھناؤنی اور تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔